एक फौजी जो सरहद पे रह करके अपनी देश की तो रक्षा कर लेता है, लेकिन बात जब उसके घर की आती है वो अपनी घर की सुरक्षा नहीं कर पाता और आखिरकार अपने परिवार को बचाते हुए एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। सच में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फारुखाबाद और इसी फारुखाबाद का एक थाना लगता है पंचायत घाट। और पंचायत घाट थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है झगवा नगला और इसी झगवा नगला गांव के रहने वाला दिनेश कुमार दिवाकर। दिनेश, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष होती है, जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती श्रीनगर में है। अब दिनेश की पत्नी का नाम होता है रमा, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होती है। रमा जो कि अपने ही इलाके के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक होती है। अब दिनेश के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। चूंकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, इसीलिए दिनेश के परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं। रमा भी जब स्कूल में जाती है तो अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को अपने घर में रख लेती है। दिनेश का पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 6 जून की शाम के समय की। दरअसल दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी शाम के समय दिनेश अपने बड़े भाई रमेश चंद्र के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूँ और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। दिनेश, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अलीनगर का रहने वाला, दिनेश के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसके बड़े भाई है रमेश चंद्र। अपने भाई से जैसे इस तरह की बात कहता है, रमेश चंद्र अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि जब सही सलामत घर पे तुम आ जाना, एक बार मुझे बता जरूर देना। लेकिन देर रात तक भी जब दिनेश अपने भाई के नंबर पे कॉल नहीं करता है, अब खुद रमेश चंद्र दिनेश के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन अब दिनेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार कॉल करने के बावजूद भी जब दिनेश के नंबर पे कॉल नहीं लगता है, आखिरकार रमेश चंद्र दिनेश की पत्नी रमा के नंबर पे कॉल करते हैं। इधर रमा को जब ये बात पता चलता है कि उसके पति 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला, ये जानकर के रमा भी एकदम से चौंक जाती। रमेश चंद्र से कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ कहा ही नहीं और न ही वो अब तक घर पहुंचे। इधर रमा को जैसे ही बात पता चलता है, अब रमा अपने पति के बारे में पता करने के लिए श्रीनगर के कंट्रोल रूम में कॉल करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। तो रमा को पता चलता है कि सच में दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकल चुका है। अब देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह तक ना तो दिनेश घर पे पहुंचता है और ना ही उसका नंबर ऑन होता है। इसीलिए रमा के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पे कॉल करती है और दिनेश के बारे में पूछताछ करती है। इसके बावजूद भी दिनेश के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और आखिरकार एक दिन का और समय बीत जाता है। तभी अगले दिन 8 जून को इसी झगवा नगला गांव के बाहर खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ लाश जो है एक पुलिस को मिलता है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रमा को पता चलता है, रमा घटनास्थल पे नहीं पहुंचती, क्योंकि रमा को पूरा विश्वास होता है कि शायद उसका पति अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा, आज नहीं तो कल जरूर वापस आ जाएगा। लेकिन रमा को जैसे इस बात की जानकारी होती है, रमा को भी अपने पति को लेकर के चिंता सताने लगता है। इसीलिए रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर के अलीनगर अपने ससुराल में पहुंच जाती है और जब अपने जेठ रमेश चंद्र से गांव में मिले डेड बॉडी के बारे में बताते हैं, ये जान करके रमेश चंद्र भी काफी परेशान हो जाता है। दरअसल रमेश चंद्र उस डेड बॉडी के बारे में पता करने के लिए 10 जून को फर्रुखाबाद के पंचायत घाट थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब, आप लोगों को 8 जून को जो लाश मिला है, दरअसल मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। पुलिस जब उस डेड बॉडी, उस लाश को का फोटो रमेश चंद्र से दिखाता है, रमेश चंद्र देख करके पहचान कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों को कहता है, साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई दिनेश है। रमेश चंद्र जब इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को देता है, पूरे घर में मातम सी छा जाती है। रमेश चंद्र जब उस लाश को पहचान कर लेता है, पुलिस अब रमेश चंद्र से ही पूछताछ करती है। पुलिस रमेश चंद्र से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर रमेश चंद्र थोड़ी देर सोचने के बाद पुलिस वालों को कहता है, साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे दिनेश की पत्नी रमा पे ही शक है, क्योंकि रमा को जब इस लाश के बारे में पता चला था, रमा लाश को देखने के लिए घटनास्थल पे भी नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कई महीनों से रमा और दिनेश के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते थे। रमेश चंद्र जैसे इस तरह की बात कहता है, पुलिस रमेश चंद्र के कहने पे धारा 302 के तहत
रमा के नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर पुलिस रमा से पूछताछ करने के लिए अलीनगर उसके ससुराल में पहुंच जाती है, जहां से पुलिस रमा को अपने साथ कस्टडी में लेकर थाने ले आती है और फिर रमा से उसके पति के दिनेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इसमें रमा पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरा पति 20 दिन की छुट्टी लेकर के वहां से घर के लिए निकले, भला मैं अपने पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। लेकिन पुलिस रमा के बातों पे विश्वास नहीं करती है, बल्कि उससे एक पर एक कई तरह के सवाल करते हैं। पुलिस प्रशासन जब तरह तरह के सवाल रमा के साथ करती है, आखिरकार रमा भी पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन रमा जब अपने पति दिनेश की हत्या की पूरी कहानी खुद की जुबानी पुलिस वालों को बताती है, तो खुद रमा के ससुराल वाले को भी खुद विश्वास नहीं होता। रमा, जिसके पिता का नाम होता देवकरण दिवाकर, जो फर्रुखाबाद के चीनीग्राम गांव के रहने वाले हैं। देवकरण के परिवार में उनकी पत्नी मालती के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी रामा, दूसरी बेटी सुरेखा। रमा, जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में ही भी उतनी ही तेज। रमा अपने ही इलाके से बीएड तक की पढ़ाई करती है। रमा की जैसे अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर शिक्षक की बहाली निकलती है। रमा भी अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम रद्द हो जाती है, जिसके कारण रमा का सपना अधूरा रहता है। रमा जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से देवकरण अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू करता है। दरअसल देवकरण अपनी बेटी के लिए एक टीचर की तलाश करता है, लेकिन अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इस प्रकार का कोई लड़का नहीं मिलता। तभी देवकरण को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से दिनेश कुमार के बारे में पता चलता है। दिनेश को जाकर के जब वो देखता है अपनी बेटी के लिए, दिनेश को वो पसंद कर लेता है। उसके बाद से शादी की तारीख रखी जाती है और काफ़ी धूमधाम से दिनेश और रमा की शादी हो जाती है। रमा जब शादी कर अपने ससुराल आती है, उसके ससुराल वाले भी रमा को काफ़ी लाड़ प्यार देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है, समय के अनुसार रमा 2 बच्चों की माँ बन जाती है। लेकिन तभी कुछ साल के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर फिर से शिक्षक की बहाली निकलती है। इसीलिए रमा अपने दिल की बात दिनेश से कहती है। रमा कहती है कि दरअसल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अपने दिल की बात कहती है। दिनेश भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर उसे आवेदन डलवा देता है। रमा जब एग्जाम देती है, आखिरकार फर्रुखाबाद उसके मायके के आसपास में एक सरकारी स्कूल में उसे शिक्षक की नौकरी लग जाती है। शिक्षक की नौकरी जब उसे मिल जाती है, उसके बाद रमा अपने मायके में चली जाती है और मायके में ही रहकर वहीं से नौकरी करने लगती है। रमा को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन रमा जब अपने मायके में रहने लगती है, ये बातें दिनेश के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। दिनेश को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपनी पत्नी को ससुराल में लाए कैसे। इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी को ससुराल में लाने के लिए उसका वहां से ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी रमा का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसी बात को लेकर के दिनेश और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं, एक दिन रमा अपने पति रमेश दिनेश को समझाते हुए कहती है रमा कि सच में अगर तुमको बुरा लगता है तो बगल के झुआ नाला गांव में एक घर बनवा दो। दिनेश को भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की ये सुझाव पसंद आ जाती है और इसी झुआ नगला गांव के भीतर एक ज़मीन खरीद करके अपना घर बनवा देता है, जिसमें रमा अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और वहीं से अपनी ड्यूटी करने लगती है। रमा को अपनी ड्यूटी में परेशानी न हो, इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी को एक स्कूटी भी खरीद कर देते। दिनेश जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, हर 4 महीने पे 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन अब दिनेश जब वापस अपनी ड्यूटी पे जाता है, रमा को अपनी पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। दरअसल रमा को जब अपने पति की कमी महसूस होने लगती है, अब रमा इधर उधर ताक झांक में लग जाती है। तभी रमा की नज़र अनमोल दिवाकर के ऊपर जाती है। अनमोल जो कि बगल के ही गांव के रहने वाला होता है। दरअसल अनमोल कोई और नहीं बल्कि रमा के ही रिश्ते में बुआ के बेटा होता है, जो अक्सर कभी कभी रमा के घर पे भी आता है। अनमोल, जिसकी उम्र करीब करीब 28 वर्ष के आसपास है, जो कुमारा होता है। क्योंकि रमा और अनमोल के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए अब अनमोल जब भी रमा के घर पे जाता है, इसी रिश्ते की वजह से रमा अनमोल से हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में ही अनमोल से कुछ ऐसी बातें करती है जिसको सुनने के बाद अनमोल को भी ये बात समझने में देर नहीं लगता कि रमा उसको चाहती क्या है। दरअसल अनमोल भी जो कि कुमारा लड़का है, इसलिए अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार एक दिन रमा के घर के भीतर ही अनमोल और रमा के बीच में अवैध संबंध बन जाता है।
और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी ये थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी दिनेश को कभी भी नहीं पता चलता है। और धीरे धीरे करके जब समय बीतना शुरू होता है, रमा अनमोल के इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब अनमोल को रात के समय भी अपने घर पे ही रोकने लगती है। अब अनमोल जब भी रमा के घर पे रात के समय ठहरता है, रमा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद बगल के कमरे में ले जाकर सुला देती है और अनमोल को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, कहीं न कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है और आखिरकार एक दिन ये बातें दिनेश तक पहुंच जाती है। अब दिनेश जब घर पे पहुंचता है, इस बारे में अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करता है। दिनेश के दोनों बच्चे अपने पापा को जवाब देते हुए कहता है कि अनमोल अंकल जब भी रात के समय घर पे रुकते हैं, माँ हम दोनों को बगल के कमरे में सुला देती है और अनमोल अंकल के साथ ही अपने कमरे में सोती है। बच्चे जैसे इस तरह की जवाब देते हैं, दिनेश को पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का सच में अनमोल के साथ अवैध संबंध चल रहा है। दिनेश जब अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो रमा भी बेधड़क से अपने पति को जवाब देती है कि जिसका पति बाहर में रहता है उनकी पत्नियों को लोग इसी तरह का लांछन लगाते हैं। तुम्हें पड़ोसियों से ज़्यादा मेरी बात पे विश्वास करनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों दिनेश की अपनी पत्नी की बातों पे यकीन ही नहीं होता और फिर जाकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से वो पिटाई करता है। फिर उसके बाद से अनमोल के भी घर पे जाता है और उसके परिवार वालों से अनमोल की शिकायत भी कर देता है। साथ ही साथ अनमोल को हिदायत देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनेश जैसे तैसे 20 दिन का समय बिताता है, वापस अपनी ड्यूटी पे लौट जाता है। लेकिन दिनेश वापस जैसे अपने ड्यूटी पे जाता है, उसके बाद से रमा और अनमोल फिर से पहले की जैसे मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन इस बार रमा अब काफ़ी हद तक एहतियात बरतती है। दरअसल रमा को अपने बच्चों से भी डर सताने लगता है, इसीलिए रमा जब अपने बच्चों को रात के समय खाना वाना खिलाकर सुला देती है, उसके बाद से अनमोल को अपने घर पे बुलाती है। अनमोल जो कि शराब पीने का भी आदी होता है, इसीलिए रमा को भी शराब की लत लग जाती है। लेकिन जैसे ही 4 महीने का समय बीतता है, इधर दिनेश फिर से जब 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है, दिनेश को अपनी पत्नी के मुख से शराब की बू आती है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, रमा अपने पति से साफ साफ झूठ कहती है कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। लेकिन दिनेश जब पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि अनमोल अभी भी उसके घर पे आता है। इस बारे में जाकर के जब अपनी पत्नी रमा से फिर पूछताछ करता है, रमा फिर से अपने पति से झूठ कहती है। इस पर दिनेश अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि जिस दिन मैं तुम दोनों को रंगे हाथ अगर पकड़ लिया, उस दिन तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जैसे तैसे समय बिताने के बाद दिनेश जब वापस अपने ड्यूटी पे लौटता है, अब दिनेश को अपने काम में मन ही नहीं लगता है। दरअसल दिनेश अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल ही नहीं पाता। दिनेश सोच लेता है कि आज नहीं तो कल दोनों को रंगे हाथ जरूर पकड़ेंगे। इसीलिए रमा और अनमोल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए 10 ही दिन के बाद फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दिनेश जब 6 जून को अपने घर के लिए रवाना होता है, इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। दरअसल दिनेश पहले ही सोच लिया था कि मैं रात्रि के समय घर पहुंचूंगा और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अगर मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन शाम का समय जैसे अपने इलाके में पहुंचता, अपने बड़े भाई रमेश चंद्र के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूँ। करीब रात के 11:30 बजे के आसपास दिनेश अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा भीतर से लॉक। दरवाज़ा जब खटखटाता है, अंदर रमा अनमोल को लेकर के अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ जैसे ही रमा के कानों तक पहुंचती है, रमा भी एकदम से डर जाती है। रमा सोच में पड़ जाते कि इतनी रात को आखिरकार हमारे घर पे आया कौन। इससे पहले कि रमा दरवाज़ा खोले, सबसे पहले अनमोल को ले जा करके बगल के कमरे में छुपा देती है। जा करके जब दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने जब दिनेश को देखती है, उसके चेहरे से हवा निकलने लगती है। दिनेश सबसे पहले रमा से सवाल करता है कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों किया। इस पर रमा अपने पति को जवाब देती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन दिनेश रमा की बातों पे विश्वास नहीं करता, बल्कि दिनेश रमा से कहता है कि अनमोल घर के भीतर ही है ना। जैसे अनमोल का नाम लेता है, ये बात सुन करके रमा एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि दिनेश घर के भीतर जाकर के अनमोल को ढूंढता, रमा अपनी चिड़िया चरित्र का खेल खेलने लगती है। दरअसल रमा अपने पति का हाथ पकड़ के कमरे में जाती है, फिर दिनेश से मीठी मीठी बातें करने लगती है। बातों में इस तरह से उलझा लेती है दिनेश को कि आखिरकार दिनेश भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही दोनों फारिग होते हैं, उसके बाद से दिनेश
गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में वो सो जाता है, उसके बाद से रमा कमरे से बाहर निकलती है और जाकर अनमोल को बाहर निकाल करके लाती है। साथ ही साथ अनमोल से कहते हैं कि अगर दिनेश ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो आज का दिन हम दोनों का आखिरी दिन होता। रही बात आज नहीं तो कल हम दोनों पकड़े ही जाएंगे, और जिस दिन हम पकड़े जाएंगे दिनेश हम दोनों को इस दुनिया से हटा देगा। इससे पहले कि दिनेश हम दोनों को मारे, क्यों ना दिनेश को ही दुनिया से हटा देते हैं। रमा जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, अनमोल रमा की बात मान लेता है। उसके बाद से अनमोल दिनेश की ही राइफल उठाकर सोते समय ही दिनेश के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से दिनेश की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। दिनेश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दिनेश की लाश को लेकर के बगल के कमरे में छुपा देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी रात को अनमोल अपने घर पे चला जाता है और अगले दिन 7 जून को रात के समय फिर से रमा के घर पे और रात के समय ही दिनेश की लाश को एक बोरी में डाल करके रमा के स्कूटी पे लोड करके गांव से बाहर खेतों में जाता है और उसकी लाश पे पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है और उसके बाद से वापस अपने घर चला जाता है। सच में जब रमा ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रमा के ही कहने पे उसके प्रेमी अनमोल को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन पर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।